गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम लोग संशोधन, संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी संविधान को या किसी भी डॉक्यूमेंट को। आप में से किसी ने अगर कोई पुरानी किताब पढ़ी होगी तो उसके अंदर लिखा होगा कि जितने भी नियम हमारे ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं ये सभी देश काल और परिस्थिति के अनुरूप मान्य हैं। किसके अनुरूप? देश काल और परिस्थिति के अनुरूप। और संविधान भी क्या है? नियमों की एक सूची। ठीक है, एक ऐसे नियमों की सूची जो बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से क्रम में जमाई हुई है, वही संविधान। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर से सवाल यह उठता है कि कैसे, क्या बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक चीज देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि समय के साथ चीजें चेंज होती है। यस और नो? यस और नो? वैल्यूज भी चेंज होती हैं या नहीं होती है? वैल्यूज चेंज होती है, मतलब पहले आप देशभक्त थे और अब देशभक्त नहीं रहोगे, ऐसा? फिर सेम रहेगी, वैल्यूज चेंज नहीं होगी, या वैल्यूज को डिफाइन करने का तरीका चेंज होगा? वैल्यूज चेंज होगी या वैल्यूज को डिफाइन करने का तरीका चेंज होगा? डिफाइन करने का तरीका चेंज होगा। यस और नो? जब जब भी क्या होगा, किसी राष्ट्र को समय के साथ बढ़ना होगा। जब जब भी राष्ट्र को उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की मूलभूत जरूरतों के हिसाब से बढ़ना होगा, तकनीक के हिसाब से बढ़ना होगा और आवश्यकताओं के हिसाब से बढ़ना होगा, तब तब भारत ही नहीं कोई भी देश होगा उसके संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश होगा, समय परिस्थिति के अनुरूप अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आज हम लोग मोबाइल और सिम्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद कुछ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है, तो उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से भी हमको नए रूल लाना पड़ेगा। ठीक है, 1990 के पहले किसी को इस बारे में कोई पता नहीं था कि आईटी एक्ट जैसी भी कोई चीज होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी भी कोई चीज होती है। 2005 के पहले किसी को ये पता था जीएसटी जैसी कोई चीज निकलेगी बाहर? ठीक है, नहीं पता था। 2014 के पहले किसी को पता था डिमोनेटाइजेशन हो सकता है एक ही रात के अंदर? नहीं। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप समय के साथ चलने के लिए, समय के अनुरूप परिवर्तनों के हिसाब से देश को ढालने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें संशोधन की आवश्यकता होती है। और यह सभी प्रकार की नियमावलियों पे लगती है। सभी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता यानी कि अमेंडमेंट की नीड हमको हमेशा रहती है। क्या यहां तक आप सभी लोग सहमत हैं? यस और नो? ठीक है, अब संशोधन की बात हुई है तो संशोधन में एक चीज हमें समझ में आती है कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल जमा संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक संशोधन हो रहा है सामान्य बहुमत के साथ, एक संशोधन हो रहा है विशिष्ट बहुमत के साथ, और तीसरे प्रकार का संशोधन हो रहा है जिसमें विशिष्ट बहुमत तो है ही है, प्लस 50% राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। ये 3 प्रकार के संशोधन हैं। और ये 3 प्रकार के संशोधन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बहुमतों की आवश्यकता हमें पड़ती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के बहुमत जो हैं
ये अलग अलग जगह पर यूज किए जाते हैं, इनके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ जगहों पर सामान्य बहुमत से काम हो जाता है, कुछ जगहों पर विशिष्ट बहुमत लगता है, कुछ जगहों पर शुद्ध बहुमत लगता है। ठीक है, ये सभी आज हम देखने वाले हैं कि किन किन जगहों पर किस किस प्रकार के बहुमत का उपयोग आता है। उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है क्या वो पूर्ण रूप से कठोर है या पूर्ण रूप से लचीला है, या इन दोनों का संयोजन मात्र है? Either it is flexible, or it is rigid, or it is a synthesis of both. Flexible and rigid both मतलब लचीलेपन और कठोरपन का एक संयोजन है। क्या? संवैधानिक संशोधन नहीं, संविधान। कैसे? कि कुछ जगहों पर इसकी स्थिरता को आप भंग नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि साधारण बहुमत से आप बदल कर सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। इसके पहले कि हम संशोधन की प्रक्रिया को विशिष्टता से समझे, हमें यह समझना जरूरी है कि बहुमत कितने प्रकार का होता है। अगर हमें यह समझ में नहीं आया कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, क्यों? क्योंकि यही बहुमत का उपयोग करके आगे संशोधन होंगे, सामान्य संशोधन, विशिष्ट संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि कितने प्रकार की मेजॉरिटी यानी कि कितने प्रकार का बहुमत होता है। तो कुल जमा अगर हम बहुमत देखें तो 4 प्रकार का बहुमत होता है। चलिए इन बहुमतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत की, ठीक है। साधारण बहुमत के लिए क्या है? सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत के लिए क्या है? जितने लोग वोटिंग करने के लिए प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, जितने लोग वोटिंग करने के लिए प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, इनका 50% अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपको सामान्य बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगर जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और वोट डाल रहे हैं, उसका 50% अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपने सिंपल मेजॉरिटी अर्जित कर ली है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी विशुद्ध बहुमत की। जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कुल सीटों का 50% प्राप्त हो जाएगा, जब भी हमें कुल सीटों का 50% प्राप्त हो जाएगा, तब ऐसा कहा जाएगा कि हमें विशुद्ध बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो गई है। मैं फिर से आपको रिपीट करूं, जब भी हमें कुल सीट्स का, मान लीजिए किसी जगह पर 500 सीटें हैं, 500 सीटों का 50% कितना होता है? 250 सीटें। अगर हमें 250 सीटें प्राप्त हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो गई है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो गई है। अगली बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी की। अगली बात करेंगे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर से वैकेंट सीट्स को हटा दिया जाए, वैकेंट सीट्स को हटा दिया जाए, एज वेल एज जितने लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और उसके बाद अगर आप सिंपल मेजॉरिटी गेन कर पाते हो
जितने लोग वोट कर रहे हैं उनके द्वारा, तब आप कहेंगे कि आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत प्राप्त हो पाया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी सीट्स वैकेंट है उनको हटा दो, जितनी सीटें खाली उनको हटा दिया, जितने लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया, इसके बाद जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, अगर इसका 50% आपको प्राप्त हो जाता है तो आप कहेंगे कि आपने इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बहुमत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर 4 टाइप की क्लासिफिकेशन आपको और मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी में 4 टाइप की क्लासिफिकेशन मिलेंगे। उन 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर आर्टिकल 349 से भी अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 368 से भी अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन से भी अमेंडमेंट होता है, और आर्टिकल नंबर 61 से भी अमेंडमेंट होता है। इन 4 आर्टिकल से आप पे अमेंडमेंट होता है। और जब इन 4 आर्टिकल से हम अमेंडमेंट देखते हैं तो हमको अलग अलग बातें यहां पर पता लगती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 249 से कैसे अमेंडमेंट होता है। जब आर्टिकल 249 से अमेंडमेंट होगा तब क्या होगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 अगर आपको प्राप्त हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव गेन्ड स्पेशल मेजॉरिटी। क्या कहा मैंने? 2/3 ऑफ प्रेजेंट, जो लोग उपस्थित हैं और वोट डाल रहे हैं, उसका अगर 2/3 आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त होने वाली स्पेशल मेजॉरिटी की। यह मेजॉरिटी में बहुत जगह पे कंफ्यूजन आता है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत आपको 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी, जितने लोग वोट डाल रहे हैं उसका 2/3 प्राप्त होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत जितने लोग वोट डाल रहे हैं उसका आपको 2/3 यानी कि 2/3 प्राप्त होना चाहिए, जो कि कुल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज व्हाट स्पेशल मेजॉरिटी। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको। फर्स्ट, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं उसका 2/3 मिलना चाहिए, और वो जो 2/3 होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन दैट सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा भी होना चाहिए, और उसी टाइम एट द सेम टाइम जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 का मेजॉरिटी आपको होना चाहिए। ये दोनों शर्तों को जब आप पूरा करेंगे तब आप बोलेंगे कि आर्टिकल 368 के अंडर आपको स्पेशल मेजॉरिटी गेन है, अदरवाइज आपको स्पेशल मेजॉरिटी गेन नहीं होगा। गॉट इट? अब बात करते हैं जब हम फेडरल फीचर्स को अमेंड करते हैं। जब भी आप फेडरल फीचर्स को अमेंड करेंगे तब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप संघीय प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली से संबंधित किसी भी नियम में संशोधन करेंगे तब आपको राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। ठीक है, अब इन राज्यों की सहमति के लिए यह नियम बना हुआ है कि अनुच्छेद 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी आपको प्राप्त होना चाहिए। इसी के साथ
50% राज्यों की सहमति होना चाहिए। अगर आपको 50% राज्यों की सहमति अनुच्छेद 368 की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ प्राप्त हो जाती है, तब आप बोलोगे कि आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी है। ये वाली मेजॉरिटी सिर्फ फेडरल फीचर्स में काम आती है जनरली, और कुछ एक फीचर्स हैं जहां पर काम आती है। रेस्ट जो चीज होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी 368 वाली, जो इसके पहले देखा था हमने, जिसके अंदर स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाली और सिंपल मेजॉरिटी के काम से हो जाता है। और इसके बाद जो आती है वो आती है स्पेशल मेजॉरिटी डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 61। उसके अंदर क्या है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है उसका 2/3 अगर आपको प्राप्त हो जाता है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है अगर उसका 2/3 आपको प्राप्त हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव गेन्ड द स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। ये आर्टिकल 61 के तहत प्राप्त स्पेशल मेजॉरिटी है। तो इतने प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटीज जो है हमारे संविधान के अंदर बात की गई है, जिसमें अगर आप अभी देखेंगे हम लोग आगे अमेंडमेंट्स के अंदर, तो 3 प्रकार की मेजॉरिटीज बहुत ज्यादा यूज में आएगी। एक सिंपल मेजॉरिटी यूज में आएगी, एक स्पेशल मेजॉरिटी यूज में आएगी, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट कंसेंट। ये 3 प्रकार की मेजॉरिटीज जो हैं सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है। यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट इनिशिएट करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अमेंडमेंट कहां इनिशिएट होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि अमेंडमेंट कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य की विधानसभाओं में कभी भी संशोधन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होता है। यह सारा प्रोसीजर करने के लिए, संशोधन की पूरी प्रक्रिया को विधिवत रूप से करने के लिए पार्लियामेंट यानी कि संसद ही एकमात्र स्थान है, जिसमें कहा गया है कि संशोधन संबंधी कोई भी बिल होगा, संशोधन संबंधी कोई भी बिल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के किसी भी सदन में दिया जा सकेगा। संशोधन संबंधी कोई भी बिल होगा वो संसद की, सिर्फ और सिर्फ संसद की किसी भी सदन में दिया जा सकेगा। अब कौन देगा? तो इसके पीछे बोला गया है कि 2 लोग दे सकते हैं। कौन? या तो कोई मंत्री होगा वो देगा, या तो कोई मंत्री देगा, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर देगा। अब प्राइवेट मेंबर से क्या समझ में आता है? प्राइवेट मेंबर से उन मेंबर्स की बात हो रही है जो लोग किसी भी सदन के सदस्य तो हैं पर मंत्री नहीं हैं, किसी पद पर नहीं है, उनको बोला गया है प्राइवेट मेंबर, और बाकियों को बोला गया है मिनिस्टर यानी कि मंत्री। अब बिल पेश कर दिया गया है या तो किसी मिनिस्टर द्वारा या फिर किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा। अब यह कंपलसरी है, अब यह कंपलसरी है कि आर्टिकल 368 वाली स्पेशल मेजॉरिटी से, आर्टिकल 368 वाली स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल दोनों सदनों में पास होना चाहिए। 368 वाली मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग का, और टोटल मेंबरशिप का 50%। इस बहुमत से वो बिल जो सदन के किसी भी सदन में लगाया हुआ है, यह बिल दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ठीक, अगर यह दोनों सदनों से पास हो जाता है तब यह बिल प्रेसिडेंट के पास आगे बढ़ता है। इन केस क्लैश की स्थिति उत्पन्न होती है,
ये कि एक द्वारा पास कर दिया गया और एक द्वारा संशोधन बना दिया गया, या कुछ ऐसी चीज निकल के आ रही है बाहर जिस पर दोनों सदनों की सहमति नहीं हो पा रही है, अगर उस दशा के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। याद कर लीजिएगा, स्टार लगा करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जब भी, जी सर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, सर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर दोनों हाउसेस या दोनों सदनों में डिसएग्रीमेंट होगा, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बनेगी, उस विवाद को, उस डेडलॉक को, उस टाइप को सॉल्व करने के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है दोनों हाउसों के बीच में। अगर किसी ऐसे नियम के अंदर संशोधन किया जा रहा है, अगर किसी ऐसे नियम के अंदर संशोधन किया जा रहा है जिस नियम से राज्यों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, या ऐसा कोई नियम जो संघीय शासन प्रणाली से संबंधित है, जो संघीय शासन प्रणाली से संबंधित है, ऐसे नियम के अंदर संशोधन करने के पहले 50% राज्यों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। फेडरल स्ट्रक्चर, अगर किसी फेडरल फीचर के अंदर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आपको 50% ऑफ स्टेट का कंसेंट लेना आवश्यक है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो, और सबसे पहली बात कि कंसेंट देने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम ले सकते हैं कंसेंट देने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी स्टेट ने टाइम लिया हुआ है और उसके पहले 50% ऑफ स्टेट्स की इनको कंसेंट मिल जाती है, इंडिया के अंदर 50% ऑफ स्टेट की कंसेंट अगर मिल जाती है तो बाद में वो स्टेट विचार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब चीजें गई ठंडे बस्ते में। अगर 50% राज्यों ने यह बोल दिया कि हम इस नियम को मानने के लिए तैयार हैं, तो अन्य जितने राज्य हैं वो सभी भी उस नियम को मानने के लिए बाध्य हैं, वो इस नियम को मानने से मना नहीं कर सकते। तो दो बातें इसमें क्लियर हो गई हमको। पहला कि राज्य को अपनी सहमति प्रदान करने के लिए कोई स्पेसिफिक समय अवधि निर्धारित नहीं है। दूसरा कि अगर कोई राज्य किसी बिल पे विचार कर रहा है और इसके पहले, और विचार करके अपना निर्णय देने के पहले अगर भारत के कुल राज्यों का 50% सहमत मिल जाती है, तब यह मान के चलिए कि अनुच्छेद 368 के तहत, स्पेशल मेजॉरिटी के तहत 50% राज्यों की सहमति प्राप्त होने के बावजूद उस पर्टिकुलर बिल को राज्यों की सहमति भी मिल चुकी है। अब वो बिल जो होगा राष्ट्रपति के पास जाएगा, काय के लिए? हस्ताक्षर के लिए। यहां पर मैं आपका ध्यान एक चीज की ओर ले जाना चाहूंगा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, इस बिल को हस्ताक्षर करने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि इस बिल को संसद को वापस नहीं भेजा जा सकता। इससे हमको यह पता लगा कि इस बिल के ऊपर पॉकेट वीटो, जो कि प्रेसिडेंट की शक्तियों में आता है, पॉकेट वीटो, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर दोनों सदनों ने हस्ताक्षर करके दे दिया है तो प्रेसिडेंट इस चीज के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जैसे ही यह बिल प्रेसिडेंट द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, तब यह बिल जो होता है एक्ट बन जाता है, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
संवैधानिक संशोधनों की सूची में शामिल हो जाता है। संवैधानिक संशोधन से एक बात मुझे याद आ रही है। मुझे यह बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितने हो चुके हैं अभी तक? कितने संवैधानिक संशोधन अभी तक के हो चुके हैं? चलिए, तो मेजॉरिटी हमने देखी और प्रोसीजर हमने देखा। अब ये देखते हैं कि इस मेजॉरिटी का यूज करके किन किन सब्जेक्ट्स पे अमेंडमेंट हो सकता है और किन किन सब्जेक्ट्स में इस पे पूर्व भी अमेंडमेंट किया जा चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे अमेंडमेंट विथ सिंपल मेजॉरिटी। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो आर्टिकल 368 के स्कोप के बाहर जितने भी अमेंडमेंट होंगे, आर्टिकल 368 के स्कोप के बाहर जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे, जितने भी संवैधानिक संशोधन होंगे, ये सभी सामान्य बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी न्यू स्टेट को एंटर करवाना है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, तब भी आपको सिंपल मेजॉरिटी का यूज होगा। इसके साथ साथ सेकेंड शेड्यूल यानी एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज को अगर आपको चेंज करना है या उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज लेके आना है सेकेंड शेड्यूल के अंदर, तब भी होगा। अगर आपको पार्लियामेंट के कोरम रिलेटेड कोई चीज को चेंज करना है, पार्लियामेंट का कोरम कहते हैं उस मिनिमम नंबर को जिसके प्रेजेंट होने पर पार्लियामेंट की कार्यवाही सुचारू रूप से की जा सकती है। वो संख्या जो अगर संसद में पेश हो जाए तो आप सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही कर सकते हैं। और यह संख्या है 1/10, कुल सीटों का 1/10, 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स अगर आपको किसी सदन में मिल जाती है, या कुल सीटों का 1/10 से जो संख्या प्राप्त होती है, इतने सदस्य अगर उपस्थित हो जाते हैं तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। इसी को कहा जाता है कोरम, या कई जगहों पर इसको कोरम ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा गया है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर किसी प्रकार का संशोधन करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, किसी प्रकार का चेंज लेके आना है, तब भी आपको सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग करना होगा। इसके साथ साथ ही अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या उनमें किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, तब भी आपको सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग करना होगा। सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधी कोई कानून हो, नागरिकता संबंधी अगर आपको कुछ बदलाव करने हो, या संसद के चुनाव संबंधी कुछ निर्णय लेना हो, तब भी क्या होगा? तब भी आपको सामान्य बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि संसदीय क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जाएगा, इससे संबंधित अगर कोई नियम होगा, इसके लिए भी आपको सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित किसी नियम के लिए सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा, 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल, इसमें भी अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी से काम करना होगा, या इन नियमों में बदलाव करने के लिए आपको सामान्य बहुमत अर्जित करना होगा। अगर आप सामान्य बहुमत अर्जित कर लेते हैं, उस दशा के अंदर आप उस नियम को प्रभावी कर पाएंगे, अन्यथा उन नियमों को आप प्रभावी नहीं कर पाएंगे।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाले परिवर्तनों में। जब भी आपको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स या राज्य के नीति निर्देश यानी कि डीपीएसपी के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज लेके आना हो, या अन्य वो प्रोविजंस या अन्य उन प्रावधानों में बदलाव लाना है या किसी प्रकार का फेरबदल करना है जो सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत और विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों 50% राज्यों की अनुमोदना के तहत बचे हुए जितने भी विषय रहेंगे वो सभी विषय विशिष्ट बहुमत या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर में आएंगे और स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जाएगा उनके अंदर। नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स या विशिष्ट बहुमत तथा 50% राज्यों की सहमति, 50% राज्यों की सहमति। अभी हमने पूर्व में भी देखा था कि जिन भी नियमों को जो कि संघ से ताल्लुक रखते हैं, जो संघ से संबंध रखते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर से जिनका कनेक्शन है, विच आर रिलेटेड विद फेडरल स्ट्रक्चर, ऐसे सभी रूल्स को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, एज वेल एज स्टेट्स का टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के 50% का रेटिफिकेशन लगेगा। 50% राज्यों की सहमति इसमें आपको प्राप्त होगी। दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इसमें हमने अभी और देखा हुआ है कि अगर कोई राज्य चाहे तो वो कितना भी समय ले सकता है सहमति देने के लिए, इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं है। और यदि कोई राज्य ने समयावधि ले रखी है विचार करने के लिए और उससे पहले अगर कुल राज्यों के 50% का उस पर्टिकुलर बिल पर सहमति प्राप्त हो जाती है, उस दशा के अंदर जो राज्य विचाराधीन है उस नियम के ऊपर, वो भी उस नियम को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 50% राज्यों की सहमति मिल चुकी है। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमको यह वाली मेजॉरिटी रखना पड़ती है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चुनाव का जो तरीका है, ये इसके साथ ही राज्य और केंद्र की कार्यपालिक शक्तियां, इसमें अगर किसी प्रकार का फेरबदल होता है, एग्जीक्यूटिव पावर या फिर एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन, जब यह होगा तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, ये वाली स्टेट वाली। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा, कुछ नियमों में उसके फेरबदल करना होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी सभी राज्यों पे मान्य होते हैं और कुछ हाई कोर्ट के निर्णय ऐसे होते हैं जो अन्य सभी पर मान्य होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित अगर आप कुछ फेरबदल करते हैं तब भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी लेना पड़ेगी, अनुच्छेद 368 के तहत वाली, और 50% राज्यों का उस पर सहमत होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जीएसटी संबंधी
अगर कोई भी मुद्दे में फेरबदल किया जाता है या किसी प्रकार का उसके अंदर बदलाव लाया जाता है, प्रतिशत चेंज किया जाता है, तो राज्यों की सहमति आवश्यक है। बिना राज्यों की सहमति के यह फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सातवीं अनुसूची 7 शेड्यूल की जो लिस्ट है, 7 शेड्यूल क्या है? कार्य का विभाजन नहीं सर, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 प्रकार की सब्जेक्ट लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, जिसको कहीं जगहों पर फेडरल लिस्ट बोला हुआ है। एक है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट किन किन सब्जेक्ट्स पर रूल बना सकता है उनके नाम दिए हैं। और एक है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों रूल बना सकते हैं, गिवन दैट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस या एट द टाइम ऑफ क्लैश सेंटर का रूल स्टेट के रूल को डोमिनेट करेगा या सेंटर का रूल स्टेट के रूल पर प्रभावी होगा। तो 7वें अनुसूची से संबंधित जितने नियम होंगे उनके लिए भी, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में फेरबदल किया जाता है या नए विषय जोड़े जाते हैं या विषयों को हटाया जाता है या विषयों का स्थान परिवर्तन किया जाता है, इस दशा में भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी लेना पड़ेगी। ये वाली किसी प्रकार से अगर संसद में प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई बदलाव होता है या प्रतिनिधित्व से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन हम करते हैं, इस दशा में भी क्या होता है, इस दशा में भी स्पेशल मेजॉरिटी हमें लेना पड़ती है। और अगर संसद की संशोधन करने की शक्ति के बारे में बात करें, अगर किसी कारण से हमको संसद की संशोधन करने की शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है, उस दशा में भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर संसद की संशोधन प्रणाली में या अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 368 इटसेल्फ के अंदर अगर हमको कोई अमेंडमेंट करना है, इसके लिए भी हमको स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है, कोई भी चीज होती है तो अच्छी चीजें भी होती है और खराब चीजें भी होती है। कई जगहों पर इस संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसीजर को बहुत सिंपल बोला गया, कई जगहों पर इसको इजी एंड लूसिड बोला गया, तो कई जगहों पर इसके ऊपर कटाक्ष भी कसे गए हैं, कई जगहों पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है, कई जगहों पर इसके अगेंस्ट में भी बातें की गई है। और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि संशोधन प्रक्रिया को किन किन बिंदुओं पर क्रिटिसाइज किया गया है, किन किन बिंदुओं पर संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की गई है। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं संशोधन प्रक्रिया की आलोचना या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। पहला, क्रिटिक्स ने सबसे पहले बोला कि जिस प्रकार संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए यूएसए में एक विशिष्ट बॉडी है, एक विशिष्ट ऑर्गन है जो संविधान संबंधी किसी भी नियम के अंदर संशोधन करता है, भारत के अंदर भारतीय संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विशिष्ट ऑर्गन, ऐसा कोई विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके तहत संविधान के अंदर संशोधन किया जा सके। देयर इज नो स्पेशल बॉडी प्रेजेंट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात,
अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का संशोधन संविधान में किया जाए तो आप उसे राज्य की किसी भी विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या राज्य की किसी भी विधान परिषद में नहीं लगा सकते। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ संसद में ही लगवाना पड़ेगा। तो अगर कोई राज्य चाहे कि किसी प्रकार का बदलाव हमें लेकर के आना है तो राज्य अपने स्तर पर उस बदलाव को लाने में कैपेबल नहीं है। उसे किसी सांसद के द्वारा संसद के अंदर उस बिल को लगाना पड़ेगा, तभी वो उस प्रक्रिया की शुरुआत कर पाएगा। अन्यथा सिर्फ राज्य के माध्यम से यह प्रक्रिया का संशोधन नहीं होने वाला है। इसके साथ ही एक बात और बोली गई कि राज्यों को जब कोई संशोधन जाता है, आर्टिकल 368 के अंदर अगर हम देखा कि मान लीजिए कि जीएसटी का बिल अगर राज्यों के पास गया है और राज्यों को इसके ऊपर अपनी सहमति देना है, तो ऐसा कोई टाइम निश्चित नहीं है जिसके अंदर कि राज्यों को जवाब देना है। क्यों? यह टाइम निश्चित होना चाहिए था। अब चूंकि यह टाइम निर्धारित नहीं है, यह टाइम निश्चित नहीं है, तो अनावश्यक रूप से गवर्नेंस के अंदर डिले होती है, प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है, और प्रशासनिक कार्यों में देरी होने के कारण कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट में ही देरी होती है। जो नियम जितने जल्दी पास होगा उतने जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, जो बिल लेट पास होगा उसको इंप्लीमेंट करने में और टाइम लग जाएगा। इस तरीके से देरी हो गई। चौथी जो बात कही गई है वो ये बोली गई है कि अगर संसद के दोनों सदस्यों के मध्य किसी बिंदु को लेकर, किसी प्रावधान को लेकर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, डेडलॉक जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो, इस दशा में दोनों सदन एक साथ बैठ करके मीटिंग नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट मीटिंग्स, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर समथिंग। इस डेडलॉक को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। आइदर किसी न किसी हाउस को इसमें इनिशिएट करना पड़ता है, किसी न किसी हाउस को इसके अंदर फिर कंसर्न फेरबदल इसमें करना पड़ता है। एंड लास्ट क्रिटिसिज्म इसके अंदर जो किया गया है कि अमेंडमेंट जो होता है इसका स्कोप बहुत वाइड है, बहुत वाइड स्कोप है। किस कंसर्न में? कि आप अमेंडमेंट प्रोसीजर कंसर्न किसी इशू को लेकर के बहुत ही आसानी से कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट का जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं और उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी रूल का आंसर आप मांग सकते हैं। ठीक है? So this was all about the amendment, constitutional amendment procedure. Thank you.